तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास गॉस लॉ। तो इससे पहले जो प्रीवियस पार्ट्स के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बता दिया था, ठीक है। आज हमारे पास टॉपिक है गॉस लॉ। तो इसके अंदर हमको बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहली तो है आपका खुद ही लॉ, कि लॉ क्या स्टेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी एप्लीकेशंस, कि इस लॉ को पढ़ने के बाद इसको आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, है ना, एप्लीकेशंस। तो इसकी एप्लीकेशंस होती है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालने के लिए, ठीक है। तो वो मैं आपको सब बताऊंगा अभी। सबसे पहले हम गॉस लॉ को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एरिया वेक्टर। तो एरिया आपको ऑलरेडी पता है कि एरिया क्या होता है, बट अब एरिया के साथ वेक्टर भी लिखा हुआ है, वेक्टर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि एरिया के पास कोई डायरेक्शन भी आ चुकी है, ठीक है। एरिया के पास कोई डायरेक्शन भी आ चुकी है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो एरिया वेक्टर क्या कहा गया है, व्हेन एरिया इज रिप्रेजेंटेड विद डायरेक्शन, जब एरिया को एक डायरेक्शन के साथ आप रिप्रेजेंट करेंगे देन इट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इस पोर्शन के अंदर हम एरिया को, एरिया वैसे भी एक वेक्टर है ना, अपन जब सरफेस पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उसका एरिया निकालते हैं तो अपन सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, पर एरिया का जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी एक डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, इज टेकन एज आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। एंड 90 डिग्री टू द सरफेस, एंड 90 डिग्री टू द सरफेस। तो आपका जो भी एरिया है उस सरफेस पे आप जब 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं एक लाइन, तो वही किसकी डायरेक्शन होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई एरिया है, मान लो ऐसा, एक आपके पास एक एरिया है, ठीक है। एक आपके पास एरिया मान लो A1, ठीक है। और आपका जो ये है, जब आप इसका डायरेक्शन बनाना चाहेंगे तब ऐसे बनेगा वो, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिसमें ये जो आपका सरफेस के साथ ये जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर आपको इसको लिखना चाहो, आप इसको आई कैप जे कैप के टर्म्स में, तो मैं बोल देता हूँ कि ऊपर वाला एक्सिस जे कैप है, इधर वाला आई कैप है और इधर के कैप है। और मैंने आपको उसका एरिया दिया था A1। डायरेक्शन आपको पता है, डायरेक्शन क्या आई, आई कैप, डायरेक्शन क्या आई, यूनिट वेक्टर में लिखते हैं डायरेक्शन हमेशा, आई कैप। मैग्नीट्यूड आपको पता है ऑलरेडी क्या है, A1। तो अगर उसका आप एरिया वेक्टर लिखना चाहो तो क्या आएगा वो, A1 मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, आई कैप। तो ये आपका टोटल एरिया हुआ, जिसमें एरिया वेक्टर का मतलब है A1 उसका मैग्नीट्यूड, आई कैप उसकी डायरेक्शन। तो आपका जो भी सरफेस है ना, आपका जो भी सरफेस है, जैसे यहाँ पर एक स्फेयर है तो यहाँ पर ये सरफेस बना हुआ है। अगर इस एरिया की मैं, कि बहुत सारे एरिया से मिलकर ये पूरा एरिया बना हुआ है, तो अगर इसका मैं यहाँ पर एरिया वेक्टर लिखना चाहूँ, इसकी डायरेक्शन निकालना चाहूँ, तो बिल्कुल किसके आएगी, इसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन आएगी, वो भी आई कैप में आ जाएगी अगर ये आई कैप माना हुआ है मैंने तो, ठीक है। तो एरिया वेक्टर होता है 90 डिग्री टू द सरफेस, ठीक। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो आपको आइडिया होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, ठीक है। अपने देखा था कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में से बाहर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से बाहर निकलती है। अगर नेगेटिव चार्ज की मैं बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज के अंदर ये बाहर, ये लाइंस अंदर की तरफ आती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है। तो इसकी क्या खास बात थी, इसकी खास बात ये थी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको गिवन है, जैसे मान लो कि ये कोई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन है, ठीक है, कैसी भी हो सकती है, कंटिन्यूस। तो अगर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पे सीधा टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक ये बेसिक आइडिया है जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ आप पिछले लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया, यहाँ पर एरिया की बात आ गई, उसलिए मैंने आपको एरिया वेक्टर पढ़ाया था अभी। तो एक एरिया के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया इज डिफाइंड as the total number of electric lines of forces passing through that area in the direction of area vector drawn at that surface। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्या बोला गया है, तो मान लो आपके पास कोई ऐसा एरिया गिवन है, ठीक है, एरिया आपका ऐसा गिवन है, ठीक है। और एरिया वेक्टर आपने कैसे लिखते थे, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर अपन ऐसे लिखते थे, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बना रहा होगा सरफेस से।
ठीक है। अब मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई पास कर रही है, मान लो ऐसे पास कर रही है, वो यहाँ से आई ऐसे, है ना, पीछे से आ रही है, इसके सरफेस के पीछे से आ रही है, और यहाँ से ये क्रॉस कर गई, कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर गई, ठीक है। तो उसने क्या बोला अपने को कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दैट एरिया, तो एरिया से पास तो कर रही है, पीछे से आई आगे से निकल गई, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो आपको डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में उसको पास करवाना है, पर ये तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में पास नहीं कर रही, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, आपको पास कराना है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। तो मान लो इसका जो एंगल है बीच में, वो एंगल है थीटा, कितना एंगल है, थीटा एंगल है। अगर ये थीटा एंगल है तो उसके दो कंपोनेंट में कर सकता हूँ, एक ऊपर हो जाएगा ई साइन थीटा, एक नीचे हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो कौन सा वाला पास करेगा, इसकी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में पास कराना है, एरिया इन द एरिया डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो ई कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में क्रॉस करेगा। तो यहाँ से ऐसे क्रॉस करा दो, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ई कॉस थीटा, कितना होगा, ई कॉस थीटा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। यही क्रिएट करती है आपका फ्लक्स, यही क्या क्रिएट करती है आपका फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन लिखते हैं फाई से, किससे, फाई से लिखते हैं अपन इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी हो, फाई की वैल्यू निकालनी हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो आप कैसे लिखोगे उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो कितनी आई थी अपने पास अभी, ई कॉस थीटा आया था, तो मैं ई कॉस थीटा लिख देता हूँ, ई कॉस थीटा इनटू एरिया, इनटू एरिया, यही आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ई कॉस थीटा इंटू ए, ई कॉस थीटा क्या है, जो परपेंडिकुलर आपकी जो आप पैरेलल डायरेक्शन मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देखो तो फाई मैंने लिखा है एक तरह से ई ए कॉस थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई डॉट ए, ई डॉट ये क्या है यहाँ पर, डॉट डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर है, एरिया भी क्या है, वेक्टर है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट में करूंगा अगर, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, ई ए कॉस थीटा। इसका मतलब है आप फाई को सीधा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो फिर, फाई को सीधा, फाई को लिख सकते हो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ई, जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, डॉट ए। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गई, ई डॉट ए, ऑलराइट। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट देख लो, यूनिट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर कूलम, यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, इनटू एरिया कितना है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये आपकी यूनिट हो गई, ऐसे ही ये आपकी यूनिट हो गई, ठीक है। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट था, क्या था ये, डॉट प्रोडक्ट था। आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी अपने पास आती है वो आती है निकलकर स्केलर, क्या आती है, स्केलर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई डायरेक्शन वेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अपन ने थीटा माना था, है ना, तो अपन ऐसे माना था भी कि एरिया वेक्टर ऐसे है और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, किसी गिवन सरफेस से पास कर रही है दोनों, है ना, और बीच में एंगल थीटा है। तो इसके अपन केसेस बना सकते हैं बहुत सारे, कैसे बनाएंगे, देखो, अगर थीटा आपका 0 डिग्री हुआ तो ई डॉट ए करना है हमको, मतलब ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस 0, ई ए कॉस 0, ये आ गया आपका ई इंटू ए, सीधा वैल्यू क्या आ गई, ए इंटू ए। इसका मतलब क्या है, थीटा 0 का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी आपका इसी डायरेक्शन में है, मतलब बीच में एंगल क्या है, दोनों के 0 है। तो उस केस के अंदर आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आती है, वो कितनी आती है, ए इंटू ए आती है, ठीक है। और अगर आप थीटा को कर दो 90 डिग्री, क्या कर दो 90 डिग्री, तो इसका मतलब है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, और दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा आपका फ्लक्स, फ्लक्स इक्वल्स टू होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस
90, cos 90 होता है 0, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ से बात समझ में आती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एरिया है, मान लो आपके पास कोई ऐसा एरिया है ये वाला, ठीक है, इस एरिया वेक्टर क्या है इसका, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बिल्कुल परपेंडिकुलर पास कर रही है, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, तो आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस नहीं कर रही है ना, मतलब इसको चीर नहीं रही, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा पैरेलल पास कर जा रही है इससे, इससे एरिया से पास कर जा रही है, बस इसको क्रॉस नहीं कर पा रही। और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही है तो वहाँ से फ्लक्स आना नहीं चाहिए, है ना। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती थी वो क्या होती थी, वो होती थी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग, पास करना। पर यहाँ पर क्या पास कर रही है ये, यहाँ पर ये पास नहीं कर रही, यहाँ तो ये बस निकल जा रही है यहाँ से पैरेलल, इसके बिल्कुल पास नहीं कर रही। पास तो क्या होता है, यहाँ से घुसी और यहाँ से निकल गई, वो होता है पास करना, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री वाला केस। और देख लो अगर आपका 180 डिग्री हुआ तो मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जब भी तो एंगल कितना बनेगा बीच में, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इस केस में आ जाएगा फ्लक्स, आपके पास फ्लक्स आ जाएगा आपके पास E इंटू ए कॉस थीटा, यही फ्लक्स होता था E इंटू ए, ई डॉट ए से, तो E ए कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, कॉस 80 होता है -1, तो आपका वैल्यू आएगी, वो आएगी क्या आएगी, -EA। माइनस का मतलब है उल्टी डायरेक्शन में, गलत बात, डायरेक्शन नहीं होती इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं है, ठीक, ये बस नेगेटिव वैल्यू है, ऑलराइट, कि एक की अगर आप इसमें बोल रहे हो कि इसमें पॉजिटिव आ रही है तो उसमें आप नेगेटिव बोलोगे, पर कोई डायरेक्शन नहीं, आप ऐसे नहीं बता सकते कि यार इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है पर इसकी डायरेक्शन नहीं है। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये बात अपने को क्लियर हो गई। अब देखो मैंने आपको कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी डायरेक्शन में पास होनी चाहिए, अगर आपको फ्लक्स चाहिए तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में पास होनी चाहिए। तो एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया था कि एक तो अपन लिखते हैं आउटवर्ड और एक अपन लिखते हैं 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री वाला केस तो अपने को समझ में आ गया 90 डिग्री क्या होता है, पर आउटवर्ड का मतलब क्या है, तो आउटवर्ड का मतलब ऐसे समझो आप कि जैसे आपका कोई सरफेस है, 3D सरफेस है, ठीक है, 3D आपका कोई सरफेस है, तो यहाँ से अगर कोई आपका एरिया वेक्टर है तो आप बाहर निकल रहा है यहाँ से, देखो यहाँ से एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए, ये जो सरफेस है इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं ये आउटवर्ड है, ये आपका आउटवर्ड है। तो यहाँ से एरिया वेक्टर काफ़ी आसान से डिफाइन हो गया कि यह 3D स्पेस है, अंदर से बाहर जा रहा है, मतलब इससे बाहर निकलता हुआ दिख रहा है अपने को, तो ये आउटवर्ड है। तो आपकी डायरेक्शन अपन ने देखा था कि जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड की साइड में होता है, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है वो बात। पर अगर आपके पास एक सरफेस के केस में, एक जैसे सरफेस है ये, ठीक है, इस सरफेस में आप आउटवर्ड कैसे लिखोगे, क्योंकि इसमें तो कोई 3D फिगर तो ये है नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ से जो निकल रही है एरिया वेक्टर में उसको आउटवर्ड मान लेता हूँ, कोई बच्चे बोलेंगे सर पीछे की तरफ जो निकल रहा है उसको मैं आउटवर्ड मान लेता हूँ। भाई दोनों तो आउटवर्ड है, यहाँ से निकले या वहाँ से निकले, दोनों ही आउटवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से एक कन्फ्यूजन अपने को क्रिएट हो गई कि यहाँ पे एरिया वेक्टर में मानूंगा क्या, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो एक ही होगी ना भाई, एक सरफेस की, एक एरिया की एक ही डायरेक्शन होगी, तो ये होगी या ये होगी। तो इसका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक कन्वेंशन माना गया। कन्वेंशन क्या कन्वेंशन था वो, कि आप एरिया वेक्टर को ऐसे मानो कि आपका जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव निकल कर आए। ये किस केस में बात कर रहा हूँ मैं, प्लेन सरफेस के अंदर, किस बात में कर रहा हूँ, प्लेन सरफेस पे, प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूँ, 3D की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, प्लेन सरफेस के अंदर। तो आपको एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में मानना है जहाँ पर फ्लक्स की आप वैल्यू कैलकुलेट करो तो वो पॉजिटिव निकल कर आए। क्या निकल कर आए, पॉजिटिव। और आपको पता है पॉजिटिव निकालना है, इसका मतलब है कि आपका जो एंगल होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है आपका ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है पॉजिटिव, मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव कब से कब तक होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है आपका 0 से 90 के बीच में, जैसे 91 हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको कुल मिला के क्या करना है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे चुनना है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 से 90 के बीच में ही आए, 0 से 90 के बीच में ही आए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कुछ गिवन है कि ये एक फिगर है और यहाँ से या ऐसे मानो थोड़ा टेढ़ा कि एक ही ऐसी फिगर गिवन है आपको, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है इसमें से। तो अब आपको अभी एरिया वेक्टर पता नहीं है इसका कि इस सरफेस, ये प्लेन सरफेस है एक है ना, 3D सरफेस तो है नहीं, तो अपन प्लेन सरफेस के अंदर एरिया वेक्टर कहाँ पर माने। तो आपको पता है कि एरिया वेक्टर मुझे निकालना है इसका,
तो मैं किस डायरेक्शन में निकालूंगा, जहाँ पर मेरा फ्लक्स पॉजिटिव आए। फ्लक्स पॉजिटिव कब आएगा, जब एरिया वेक्टर में इस डायरेक्शन में लूंगा। अगर आपने एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में ले लिया तो ई और ए के बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री और फ्लक्स आ जाएगा नेगेटिव। फ्लक्स नेगेटिव नहीं चाहिए, फ्लक्स चाहिए अपने को पॉजिटिव, तो अपने को हमेशा ई के डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। तो ये वाली डायरेक्शन किसकी होगी, एरिया वेक्टर की हो गई। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन दूर हो गई कि अपने को ये कन्फ्यूजन थी कि अपन एरिया वेक्टर को ऐसे माने या एरिया वेक्टर को ऐसे माने। तो इस केस क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है तो पॉजिटिव फ्लक्स करने के लिए अपने को ये वाला एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। और उल्टा केस भी हो सकता है। उल्टा केस कैसे, कि अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे लग रही है, कैसे, इस डायरेक्शन में लग रही है, तो आपको जो एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में मानना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में मानना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड हो गया कुल मिला के वो, कि यही फिगर थी पर पिछली वाली फिगर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही थी तो एरिया वेक्टर मैंने उस डायरेक्शन में माना। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव फ्लक्स को करना था। और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी इस केस के अंदर, तो एरिया वेक्टर भी कैसे माना मैंने, इस डायरेक्शन में माना, ताकि दोनों के एंगल बीच में एंगल कितना हो जाए, वो एक एक्यूट एंगल हो जाए और वो फ्लक्स पॉजिटिव हो जाए। तो मान लो आपको कोई ये क्यूब गिवन है, ठीक है, ये क्या है, एक क्यूब है जिसकी साइड मान लो ये ए है, ठीक है, और आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ऐसे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है इसके, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिवन है, ठीक है, इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर क्रॉस करके निकल रही है। तो आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, थ्रू ईच फेस मान लो आप, ठीक है ना। क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। आपको हर फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है। इसका मतलब यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही फेस ऐसे हैं, 2 ही फेस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि इसी केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के अंदर एंगल जो है वो 0 डिग्री है। बाकी केस में तो क्या है, आप इस फेस की बात कर लो, आप मतलब कौन से वाले फेस की, इस फेस की बात कर लो, इस फेस की बात कर लो, इस फेस की बात कर लो, है ना, नीचे वाली फेस की बात कर लो। बाकी जो 4 फेस है उसमें जो एरिया वेक्टर है ना, उनका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर है। मतलब अगर मैं इस फेस की बात करूँ ऊपर वाले की, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, ऊपर की डायरेक्शन में बनेगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अंदर बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, तो इसमें तो फ्लक्स 0 होता है। और ऐसे ही सारे केसेस के अंदर सिर्फ दो ही फेस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, आपको पता है कि अगर ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, भाई यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसा है। अपन 3D फिगर की बात कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर आपको पता है आउटवर्ड ही होता है। तो इस फेस के लिए आउटवर्ड क्या है, ये है, इस फेस के लिए आउटवर्ड क्या है, ये है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं इसका फ्लक्स कितना आएगा, φ1 बोल देता हूँ इसको, φ1 कितना आएगा, E इंटू ए आएगा सीधा, ई ए कॉस 0, तो ई ए। यहाँ पर φ2 बोल देता हूँ, φ2 कितना आएगा, ई ए कॉस 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर इधर क्यों है, क्योंकि आउटवर्ड अपन लेते हैं 3D बॉडीज के अंदर, आउटवर्ड, तो ये बाहर निकलता हुआ इधर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई ए कॉस 180, तो कॉस 180 कितना हो जाता है, -1, तो माइनस ई ऑफ ए। तो इस फेस से कितना है, माइनस ई है, और इस फेस से कितना है, ई है। तो अगर मैं आपको बोलूँ नेट फ्लक्स कितना है, नेट फ्लक्स कितना है, तो नेट फ्लक्स आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ई ए प्लस ऑफ ई ए इज इक्वल्स टू 0। तो नेट फ्लक्स कितना है आपके पास, 0 आया। तो आप क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो है 0। पर इस फेस से कितना पास कर रहा है, माइनस ई ए, इस फेस से कितना कर रहा है, ई ए, और बाकी जितने भी 4 फेस हैं उससे कितना कर रहा है, 0 कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब देखो अपन अब करीब आ रहे हैं किसके, गॉस लॉ के। तो इससे पहले कुछ आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, कुछ नोट्स आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। तो गॉस लॉ से आप किसी भी एक चार्ज्ड बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी डिस्टेंस पर, है ना। मान लो आपके पास कोई चार्ज्ड बॉडी है ऐसी, ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको निकालना होगा इस डिस्टेंस से यहाँ पर आर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, तो आप वो गॉस लॉ से निकाल सकते हैं। गॉस लॉ अपन ने अभी पढ़ा नहीं है, वो आपको पढ़ाऊंगा अभी, है ना। पहले आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। फिर क्या है, चार्ज्ड बॉडी मस्ट बी एनक्लोज्ड। एनक्लोज का मतलब क्या है, सरफेस आपको बनाना पड़ेगा। ये सरफेस खुद का बनाया हुआ है, ये आपको बनाना है ना, आपको ये बनाना पड़ेगा, ये बना हुआ नहीं आएगा, ये आपको बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। किसी भी बॉडी पे, किसी भी बॉडी से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी किसी पॉइंट पर, तो उस बॉडी के अराउंड आपको एक सरफेस बनाना पड़ेगा, एक सरफेस बनाना पड़ेगा, वो आपको बनाना है ना, चूज करके कि आपको कैसा सरफेस बनाना चाहिए।
ठीक है। ऐसे ही एनक्लोजिंग सरफेस को, एनक्लोजिंग मतलब क्या है, ऐसा सरफेस जिसके अंदर वो चार्ज बॉडी पूरी भर गई हो, मतलब चार्ज बॉडी अंदर पूरी की पूरी अंदर हो। मतलब अगर ये है, इसका मैं एनक्लोजिंग सरफेस बनाऊँ, किसका, इस फिगर का, ये चार्ज बॉडी मान लो, इसका तो कैसे बनाऊंगा, ऐसा मानूंगा। तो ये क्या है, मैंने एक एनक्लोजिंग सरफेस बना दिया जिसके अंदर पूरी की पूरी बॉडी है, प्लस वाली जो बॉडी थी पूरी, है ना, कौन सी वाली, ये वाली बॉडी है, ये पूरी इसके अंदर ही है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनक्लोजिंग सरफेस। तो आपने ये जो सरफेस बनाया जिसके अंदर पूरी जो चार्ज बॉडी वो एनक्लोज हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। और एनक्लोजिंग सरफेस मस्ट बी इन 3D, तो ये तो आपको पता भी है ना, क्योंकि अगर आप एक प्लेन में बना दोगे तो वो एनक्लोज कैसे होगा, है ना। किसी भी बॉडी को आपको पैक करना हो तो आपको 3D फिगर ही लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक। लास्ट क्या है, एनक्लोजिंग सरफेस कैन बी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाई थी इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूँ ना भाई, फिगर में कैसे बना सकता, एनक्लोजिंग फिगर क्या है, मैं ऐसा कुछ वैसा बना दूँ, ऐसा कुछ बना दूँ, ये भी एक एनक्लोजिंग ही है। मैंने ऐसा पैकेज लिया है कि इसके अंदर वो आ तो गया पर ये अनसिमेट्रिकल है। पिछली बार मैंने स्फेयर लिया था, इस बार ये अनसिमेट्रिकल है, तो मैं ले कुछ भी सकता हूँ। एनक्लोजिंग सरफेस कैन बी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, बट फॉर डूइंग कैलकुलेशन, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करनी है तो ऑब्वियसली हम हमारा कॉमन सेंस यूज़ करके हम हमेशा सिमेट्रिकल सरफेस ही यूज़ करेंगे। सिमेट्रिकल सरफेस का मतलब क्या हुआ, स्फेयर आपने ले लिया जो हर जगह से बिल्कुल चौकोर देखिए, सिलेंडर आपने ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आप ले तो कोई भी सरफेस सकते हैं, गॉसियन सरफेस आप कोई भी मान सकते हैं, बट क्योंकि अपने को कैलकुलेशंस करनी होगी, अपनी कैलकुलेशंस आसान करने के लिए अपन ने सिमेट्रिकल सरफेस अपन मानेंगे, जो कि स्फेयर्स होंगे और सिलेंडर होंगे। अब ये अलग अलग केस के अंदर अलग अलग होते हैं, किस में आपको स्फेयर मानना पड़ेगा जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, किस में आपको सिलेंडर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, अपन ने अभी एनक्लोजिंग सरफेस बनाया था, आपको पता है ना, अभी एनक्लोज सरफेस अपन ने बना के दिखाया था आपको। तो एनक्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0। एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। इस 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास कोई एक ऐसी बॉडी आपके पास, मान लो कोई ऐसी बॉडी है आपके पास जिसमें ऐसा ये कुछ है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है पूरे पे, है ना, पूरी बॉडी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पूरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर गॉसियन सरफेस बनाऊँ, क्लोज्ड सरफेस जो इसको पूरा इसके अंदर समा जाए, तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। ये कोई मैंने सरफेस बना दिया, ठीक है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ये मैंने सरफेस बना दिया। क्या बनाया है मैंने, गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ये जो आपकी चार्ज बॉडी जो आपने पूरी एनक्लोज कर ली इस सरफेस के अंदर, अगर आप इस सरफेस से फ्लक्स निकालना चाहते हैं कि इस सरफेस से फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो आप फ्लक्स लिख सकते हैं Q/ε0। और ये जो Q है, ये Q क्या है, इस पे टोटल चार्ज, इस पे टोटल चार्ज। बात समझ में आई। ऐसा सरफेस आपने बनाया तो इस सरफेस से जितना फ्लक्स पास कर रहा है उसको क्या लिखोगे आप, Q/ε0। Q क्या है, जितना भी चार्ज उस सरफेस के अंदर है डिवाइडेड बाय ε0, तो ये आपका फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक बात और क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये गॉसियन सरफेस है, मान लो गॉसियन सरफेस 1, एक और गॉसियन सरफेस में ऐसा बना दूँ, भाई सरफेस तो मैं कितनी बना सकता हूँ, तो इससे भी कितना पास कर रहा होगा 5 Q/ε0, क्योंकि अपने को पता है, क्योंकि इस सरफेस भी इस सरफेस के अंदर भी कितना चार्ज पड़ा है, मान लो इस पर टोटल Q है ना, तो इस सरफेस पे अंदर चार्ज कितना पड़ा है, Q पड़ा है, और इस सरफेस के अंदर भी चार्ज कितना पड़ा है, Q पड़ा है। तो दोनों सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इससे भी अंदर वाले से भी निकल रहा है Q/ε0, बाहर वाले से भी निकल रहा है Q/ε0, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। तो आपका जो फ्लक्स होता है वो कैसे लिखते हो आप, Q/ε0, और जो आपका Q है ये है आपका एनक्लोज्ड चार्ज, एनक्लोज्ड चार्ज। जो भी आप एनक्लोज्ड सरफेस बना रहे हैं उसके अंदर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है, नेट चार्ज, है ना, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, जैसे कोई ऐसी बॉडी हो, मान लो कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और मैंने सरफेस बना दिया ऐसा, तो यहाँ से कितना नेट चार्ज पास करेगा, मान लो ये +Q है, ये -Q है, तो नेट फ्लक्स कितना पास करेगा, 0 पास करेगा। क्यों, क्योंकि नेट चार्ज बीच में 0 है। ये सरफेस कितना इंक्लोज कर रहा है, कितने चार्जेस को इंक्लोज कर रहा है, +Q पे इंक्लोज कर रहा है, -Q पे इंक्लोज कर रहा है, तो नेट चार्ज कितना है, +Q -Q 0। तो फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। Q क्या होता है, नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना है यहाँ पर 0 है,
बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास जो फ्लक्स आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये जो नेट चार्ज आपको कंसिडर करना है, ठीक है। पर अगर मैं इससे बोलूँ कि इससे कितना निकल रहा है तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसका कितना निकल रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। इसका आएगा आपका, अगर इस सरफेस का निकालो तो आएगा आपके पास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका आपके पास आएगा माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पर टोटल फ्लक्स कितना है, वो 0। अगर आपने ऐसी बड़ी वाली सरफेस ली इसके अंदर दोनों चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को क्लियर है। तो ये गॉस लॉ की एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ये एक इंटीग्रेशन वाली टर्म, इसको यूज करेंगे अपन, इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको ये तो पढ़ा ही दिया था, है ना, ये वाली चीज़ तो मैंने आपको पढ़ा दी थी। फाई किसकी इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होता है। यहाँ पर क्यू क्या है, नेट चार्ज है। ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ये एक इंटीग्रेशन वाली टर्म है जिससे अपन फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो अपन किससे निकाल रहे हैं, ये वाली जो बीच वाली टर्म है, ये तो अपन आप सिंपल मेथड से निकाल रहे हैं कि फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। इस सरफेस से अगर फ्लक्स पास कर रहा है तो उसकी डेफिनेशन है ये। पर वो अपने को पता है कि इसका सरफेस अगर आप ऐसे बना देंगे इनक्लोज सरफेस, तो उससे फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन। तो दोनों को इक्वल कर रहा है कुल मिला के, है ना। यहाँ से आप फ्लक्स पास करोगे तो वो भी यहीं से पास होगा, और अपने को पता है कि एनक्लोजिंग सरफेस पे कितना होता है फ्लक्स, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है अगर इस पर चार्ज क्यू है तो इन दोनों को इसने एक्चुअली इक्वल कर दिया है। तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन लिखो, या फिर आप सीधा लिख दो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बात एक ही है। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ ऐसा लेते हैं अपन कि मान लो आपके पास कोई एक चार्ज है यहाँ पर प्लस क्यू, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है इस पर प्लस क्यू। अब अगर मुझे इसका एक इक्वेशन निकालनी हो, मान लो कि आपके पास उसको फ्लक्स निकालना है ना, अभी गॉस लॉ अपन ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, गॉस लॉ अपन ने पढ़ा नहीं है, मुझे इसका फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स कैसे निकालोगे, मैं एक सरफेस बना लेता हूँ पहले। तो ये मैंने एक सिमेट्रिकल सरफेस बना दी, स्फीयर जो कि सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी हो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी हो, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी हो, तो कैसे लिखूंगा। अपने को पता है कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। मान लो ये आर है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। इस पॉइंट पे ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये किसकी परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर मैं फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन पे जाऊँ, फ्लक्स क्या होता था, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन होता था ना फ्लक्स, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अगर मैं इसका ई तो मुझे पता है क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर एक डी एस बन रहा है, मतलब आपका जो सरफेस है, जो आपका सरफेस है यहाँ पर इस एरिया में, इस एरिया के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ है, कितनी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसका एरिया भी कुछ होगा, इसका एरिया भी कुछ होगा, ठीक है। तो एरिया कैसे लिखोगे, मान लेता हूँ उसका एरिया है मेरे पास डी एस इसका एरिया है। तो यहाँ पर ई तो कांस्टेंट है क्योंकि ई चेंज नहीं हो रहा है ना, ई तो कांस्टेंट। अगर जो वॉली कांस्टेंट होती है इंटीग्रेशन के अंदर उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 5 में आपके पास आ गया, ई निकल गया बाहर, अंदर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। और डी एस का इंटीग्रेशन आप करोगे तो मतलब पूरे स्फीयर का इंटीग्रेशन कर रहे हो। पूरे स्फीयर का इंटीग्रेशन का मतलब करने का मतलब है ई इंटू पूरे स्फीयर का एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या यही होगा, पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से ई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गई। यहाँ से देखो आपके पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और अगर आपको के की वैल्यू पता हो, के की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई भी कट गया, आपके पास वैल्यू आ गई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या निकाल रहे थे अपन, ये फ्लक्स निकाल रहे थे अपन। तो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, सीधा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गई। तो मतलब गॉस ने बिल्कुल सही बोला था, ठीक है, कि आपको सीधा अगर आपको फ्लक्स निकालना हो किसी सरफेस से, तो आप सीधा क्या कर दो, जितना भी चार्ज एनक्लोज है, इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज था, क्यू था। अपने गॉसियन सरफेस क्या बना था, ये माना था, इसके अंदर कितना चार्ज है, प्लस क्यू, नेट चार्ज है प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस के हिसाब से कितना होना चाहिए था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए था। और अपन ने जो अपना एक क्लासिक वे है निकालने का, उससे भी निकाला तो उससे भी क्या आया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। तो ये गॉस लॉ होता है, जितना भी नेट चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो कितना आ जाएगा उसका फ्लक्स एक गिवन गॉसियन सरफेस से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। तो अपन ने गॉस लॉ के बारे में तो जान लिया, अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं।
इसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो आप इस गॉस लॉ को इस्तेमाल करके आप सीधा उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? तो अभी तक तो हमने किसके बारे में डिस्कस करा है? सिर्फ पॉइंट चार्जेस के बारे में डिस्कस करा है। पॉइंट चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, इनके बारे में डिस्कशन करा है। ठीक है, अब अगर आपकी पॉजिटिव चार्जेस है ना, जो आपने पॉइंट चार्जेस है, इनको आप सबको मिलाकर साथ साथ रख दो। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इन सबको आप ऐसे जमाते जाओ लाइन से। तो क्या ये एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने इनको? आपने इनको क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब लाइन से इनको जमा दिया आपने। अब ये पॉइंट चार्जेस नहीं रहे। अब अगर आप मान लो कि आपने ऐसे बहुत सारे चार्जेस, जैसे आपके पास 10 पॉइंट चार्जेस थे पॉजिटिव प्लस क्यू के। ठीक है, और आपने क्या करा? उनको जमा दिया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या बन गया आपका? ये एक लाइन चार्ज बन गया आपका। आप क्या बोलोगे? अब ऐसे नहीं बोलोगे इसके अंदर 10 पॉइंट चार्जेस हैं। आप क्या बोलोगे? एक ये चार्ज जिस पे क्या है, जिस पे 10 क्यू टोटल चार्ज है, क्योंकि एक पे इतना था, क्यू था, तो 10 पे कितना होगा? 10 क्यू। तो आप बोलोगे कि ये लाइन चार्ज है, एक ये लाइन चार्ज है, इस पर टोटल चार्ज कितना है? 10 क्यू इस पर चार्ज है। पर आपको पता किससे मिलकर बना हुआ है? ये 10 पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। अब आप लाइन से जमा दो, आप उसको सरफेस की तरह जमा दो, सब है ना, ऊपर नीचे जमा दो, वॉल्यूम में जमा दो, पूरा भर दो उसके अंदर, तो वॉल्यूम में हो जाएगा। लाइन, वॉल्यूम और सरफेस, ये 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं बात करूं लीनियर की, किसकी? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, तो आपने करा क्या उसके अंदर कि आपने पॉजिटिव चार्जेस को, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस को लाइन से जमा दिया ऐसे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके लिए अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्या है? लैम्डा। ये होती है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है और ये वैल्यू वेरी भी कर सकती है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि लैम्डा कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा है। जब ये कांस्टेंट होता है, जब ये कांस्टेंट होगा तब हम बोलते हैं इसको, जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब ये वेरी करता है, जब इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अपने सिलेबस में तो सिर्फ यही है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब है लैम्डा क्या होगा अपना? कांस्टेंट। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? सिर्फ लीनियर चार्ज के लिए। सरफेस चार्ज या वॉल्यूम चार्ज के लिए अलग डिफाइन करेंगे। लैम्डा किसके लिए? सिर्फ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ठीक, अब लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब Q बाय L। L क्या है यहाँ पर? लेंथ ऑफ लाइन चार्ज। लेंथ ऑफ लाइन चार्ज, ये लेंथ ही तो थी, आपने ये बनाई थी, क्या है? मान लो इसकी लेंथ L है। लेंथ ऑफ लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज है, इसकी लेंथ L है। और टोटल चार्ज किस पे है? क्या है इस पे? 10 क्यू है। तो आप ऐसे बोल सकते हो टोटल, ये क्या है आपका? नेट चार्ज। नेट चार्ज। तो आपका जो अगर लैम्डा आपने पिछले केस में एग्जांपल डिस्कस करा था, उसके अंदर क्या हो सकता है? 10 क्यू बाय L। तो ये आपका उस केस के अंदर लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि एक यूनिट लेंथ पर आपने कितना चार्ज रख रखा है, वो आपका क्या बताता है? लैम्डा बताता है। अगर लैम्डा आपका 2 है तो इसका मतलब ये है कि एक यूनिट लेंथ पर 2 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है। अगर लैम्डा आपका 4 है, इसका मतलब है कि एक यूनिट लेंथ के अंदर आपका 4 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये तो लिखा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से डिस्कस हो गई। अब अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी हो, क्या निकालनी हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, आपने कोई लाइन चार्ज बनाया ऐसा, ठीक है, और इस बार मैंने इसको इन्फिनाइट कर दिया। क्या कर दिया इसको? इन्फिनाइट। और इस पर पॉजिटिव है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आपने इंड्यूस कर दिया। पॉइंट चार्जेस को साथ साथ जमा दिया बिल्कुल लाइन से, लाइन चार्ज बन गया। अब इसको इन्फिनाइट कर रखा, मतलब ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, नीचे भी जाता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है ये लाइन चार्ज। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फिनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पर, इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पर एक ए पॉइंट है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट निकाल के बताओ, किसकी वजह से? इस इन्फिनाइट लाइन चार्ज की वजह से। तो आप कैसे निकालोगे? आप यूज़ करोगे गॉस लॉ को। ठीक है, गॉस लॉ यूज़ करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक गॉसियन सरफेस बनाओ। क्या बनाओ? एक गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे देखना। गॉसियन सरफेस में ऐसा बना सकता हूँ,
गॉसियन सरफेस मुझे ऐसा बनाना है जो पूरे चार्ज को एनक्लोज्ड कर ले। तो अगर ये इन्फिनाइट है तो मुझे इन्फिनाइट ही ऐसा कुछ लेना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। तो मैं ऐसा सरफेस ले लेता हूँ। ये क्या बना दिया मैंने, एक सिलेंडर बना दिया मैंने एक। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी ये मैंने ऐसे बनाया है कि एक तो इसका सरफेस कहाँ से पास करे, इस ए पॉइंट से पास करे। ये सरफेस इसका है ना गॉसियन सरफेस, और इसकी जो एक्सिस है वो किससे पास करे, बिल्कुल इसके लाइन चार्ज के साथ साथ पास करे। ठीक है, उसी की एक्सिस में लाइन चार्ज की, और इसकी जो ये आपका गॉसियन सरफेस आपने बनाया सिलेंडर, क्या बनाया आपने, ये सिलेंडर बनाया है, ये बिल्कुल कोइंसाइड करने चाहिए। ठीक है, गॉसियन सरफेस ये भी बिल्कुल इन्फिनाइट पे जा रहा है क्योंकि चार्ज भी आपका इन्फिनाइट है, क्योंकि मुझे एनक्लोज करना है इसको। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगी देखना। अगर मुझे गॉसियन सरफेस से क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स की बात अपन दो सरफेस है इसके पास, सिलेंडर के पास, एक तो हो गया इस पॉइंट पे ए, और एक हो गया इस पॉइंट पर। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग सकती है। तो अगर आपको पता चल रहा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितनी लगेगी, मुझे तो दिख रहा है कि इस पॉइंट पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा चार्ज है, मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं ऐसे, है ना, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज कैसे लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लगाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट पर ये कैसे लगाएगा, इस पॉइंट ऐसे लगाएगा। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी तो सेम होगी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बट डायरेक्शन अलग अलग है क्योंकि सेम पॉजिटिव चार्ज है दोनों। ठीक है, इसका कंपोनेंट करोगे तो इसका कंपोनेंट होगा ऐसा और ऐसा, इसका कंपोनेंट करोगे इसका कंपोनेंट होगा ऐसा और ऐसा। तो देख रहे हो ये वाले दोनों कट जाएंगे, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में आई, सिर्फ इसी डायरेक्शन में आई। इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पर, इस सरफेस से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। और अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूं, किसका एरिया वेक्टर निकालूं, इस सरफेस पे ए पॉइंट पर एरिया वेक्टर निकालूंगा, तो वो भी किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में डायरेक्शन कितना है, बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, ये चीज़ अपने को क्लियर हो गई। और अगर मैं ऊपर वाली की बात करूँ, यहाँ पर इस सरफेस के बारे में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगी, वापस इसी डायरेक्शन में लगेगी, है ना, क्योंकि ऊपर ऐसा कोई पॉइंट होगा, नीचे भी कोई ऐसा पॉइंट होगा जो कैंसिल कर लेंगे आपस में, और ये दो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल नेट आ जाएगी। और इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा, इसका वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर दोनों के बीच में एंगल हो जाता है तो फ्लक्स नहीं आता। ठीक है, तो फ्लक्स तो किस में आएगा, बस इस कर्व्ड सरफेस में फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो इतनी बात अपने को क्लियर है। तो अब मुझे बस इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालना है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँगा मैं। ठीक है, तो इसका एरिया यहाँ पर है, मान लो ds इसका एरिया है, और ES की इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पर इस पॉइंट पे लग रही है। ठीक है, तो कैसे लिखता था मैं इसको, फाई मेरे को लिखता था, फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड, कितना नेट चार्ज है, मान लो इस पर चार्ज Q होगा तो अपन ने टोटल Q मान लिया, है ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज अकोमोडेट कर रखा है, अंदर कितना एनक्लोज कर रखा है, टोटल इस लाइन चार्ज पे जितना भी चार्ज है इतना, तो Q इस पर लाइन चार्ज पे चार्ज है। ठीक है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो गॉसियन सरफेस से आ गया, किससे, गॉस के लॉ से, कि आप इतना फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, कहाँ से, पूरे सरफेस से। अब मुझे E डॉट डी एस भी निकालना है क्लासिकल वे से, E डॉट डी एस। तो E तो आपको पता है कांस्टेंट है, क्योंकि E इस पॉइंट पे निकालो इस पॉइंट पे निकालो, फर्क क्या है, क्योंकि इन्फिनिट लाइन चार्ज है ना, इसलिए तो इन्फिनिट लिया इजी कैलकुलेशन करने के लिए। तो नीचे कहीं भी लो तो E तो कांस्टेंट, तो E तो बाहर आ जाएगा, E तो बाहर आ गया, अंदर बच गया ds। ds क्या है, समेशन ऑफ ऑल द एरियाज, मतलब सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, पूरा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2πr_l। तो कितना एरिया आएगा, 2πr_l। ठीक है, यहाँ पर r क्या है, r मान लो इसका डिस्टेंस है ना, ये r होगा, और ये टोटल लेंथ कितनी होगी, l होगी। यहाँ पर l तो अभी इन्फिनाइट है ना, क्योंकि अपन इन्फिनिट लाइन चार्ज की बात करें तो सिलेंडर भी आपको कितना मानना पड़ेगा, इन्फिनिट लेंथ का मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका अपन सोल्यूशन अभी निकालेंगे। ठीक है, तो अभी तो 2πr_l आपने लिख दिया, तो कितना आपके पास वैल्यू हो गई, वैल्यू आ गई आपके पास Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E इंटू 2πr_l। ये E क्या है, E एट A, है ना, E एट A, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखना, यहाँ से अपने को पता है कि L जो है वो इन्फिनाइट है। अगर इन्फिनाइट आप किसी चीज़ में रख दोगे तो कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। तो आप अगर L को यहाँ पर नीचे लेके चले जाओ, किसके, Q के, तो आप ऐसे लिख सकते हो Q अपॉन L। ठीक है, और मैं एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले गया, L को मैं नीचे ले गया। Q बाय L क्या होता है, Q बाय L आपको याद हो तो ये होता है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसलिए तो पढ़ाया था।
तो लैम्डा इज इक्वल्स टू ई इंटू 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो ई आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, लैम्डा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास आंसर हो गया। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक लाइन चार्ज है, इन्फिनाइट लाइन चार्ज, उससे r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, उसकी r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी भी पॉइंट पर, तो आप किससे निकाल सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2πr अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, यहाँ पर r ही तो एक जो कांस्टेंट है, r ही तो है यहाँ पर जो एक वेरिएबल है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। ठीक है, तो इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो गॉस लॉ से अपन ये निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, और ऐसे हम बात कर सकते हैं सरफेस की। तो मान लो आपके पास कोई एक इन्फिनाइट चार्ज शीट है। ठीक है, इन्फिनाइट चार्ज शीट है जिस पे चार्ज मान लो आप प्लस क्यू आपको गिवन है। ठीक है, और आपको बोला गया कि यहाँ से एक डिस्टेंस पे एक ए पॉइंट है, किस पे, एल डिस्टेंस पे आपको इस पे क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी की कितनी होगी इस चार्ज शीट की वजह से, जो कि इन्फिनाइट है, जो कि इन्फिनाइट चारों तरफ से फैल रही है। तो आपको कैसे निकालोगे, गॉसियन सरफेस का यूज़ करके। तो गॉसियन सरफेस बनाना सबसे पहले ज़रूरी है। तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, गॉसियन सरफेस में बना रहा हूँ ऐसा। ठीक है, ऐसा मैंने गॉसियन सरफेस बनाया। अगर ये एल लिया मैंने तो पीछे भी कितना होगा, एल ही होगा। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस मैंने बनाया। तो कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है ये गॉसियन सरफेस, पूरा चार्ज तो ऑब्वियसली नहीं कर रहा होगा इंक्लोज। कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है, बस ये जो मैंने ग्रीन शेड से बनाया इतना ही चार्ज इंक्लोज कर रहा है। ठीक है, अब अगर इस गॉसियन सरफेस में अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो कितना आएगा, वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू कितना है, जो इतना ही ग्रीन चार्ज है, ये वाला क्यू है बस, है ना, ये वाला चार्ज ये है बस क्यू। अच्छा, क्यू तो मैंने यहाँ पे मान लिया, तो उसको मान लो आप क्यू नॉट है टोटल चार्ज, और ये चार्ज क्यू है। ठीक है, टोटल चार्ज है क्यू नॉट, और एनक्लोज्ड कितना चार्ज है, वो क्यू है। ठीक है, तो फ्लक्स कितना आएगा टोटल गॉसियन सरफेस से, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वो किस किस की वजह से आएगा, देखो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो आपको पता चल रहा होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेगी। किसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, कभी ऊपर वाली डायरेक्शन में लगेगी नहीं, क्योंकि एक ऊपर एक ऐसा चार्ज होगा और एक ऐसा नीचा चार्ज होगा जो कि आपस में कैंसिल कर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमेशा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में ही लगेगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में लग रही है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर भी ऐसा, तो फ्लक्स तो बिल्कुल पास करेगा। इसमें जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है जो इसका सिलेंडर का, इससे कोई फ्लक्स पास करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, ये है, और एरिया वेक्टर क्या है, ये है, तो 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब है कि अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं करता। तो इससे तो पास कर गया, इस वाली से, किससे, इस वाली सरफेस से फ्लक्स पास करेगा, कर्व सरफेस से पास नहीं करेगा, और पीछे से भी तो पास करेगा क्योंकि ये भी इसके क्या है, पैरेलल है, तो इससे पास करेगा, इससे पास कर गया, इससे पास कर गया, और इस वाले से पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात अपने को समझ में आ गई। अब इससे अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सीधा फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको पता ही है टोटल इतना ही निकलेगा फ्लक्स, तो इस इक्वल्स टू ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस का इंटीग्रेशन। ठीक है, ई मुझे पता है कांस्टेंट है तो ई मैंने बाहर लिख दिया। सरफेस, टोटल सरफेस का मुझे एरिया लिखना है। टोटल सरफेस कितना है भाई, एक तो ये वाला एरिया, कौन सा वाला, ये वाला एरिया, और एक ये भी तो है, एक ये भी है भाई। इसके जो सिलेंडर से कितने पार्ट्स हैं, एक तो कर्व सरफेस एरिया और एक ऊपर वाला एरिया, एक नीचे वाला एरिया। तो ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया मुझे टोटल लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से ही फ्लक्स पास कर रहा है। पिछले वाले केस में अपन ने सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा था, इस बार अपने को जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लिखना है। तो इसका अगर मान लो आप ए है, इसका एरिया मैं मान लेता हूँ ए, तो इसका एरिया कितना मानूंगा, ये भी ए ही होगा, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 2a हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो वैल्यू आई किसकी, डॉट डी एस की, वो कितनी आई, ई इंटू 2a आ गई, है ना। एक का ए सर ए एरिया है तो दो का 2a होगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आई वो आई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इक्वल्स टू 2 इंटू ए। आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब इससे आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर ई की वैल्यू मैं निकालूँ तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये जो क्यू बाय ए है इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा। ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है ये,
सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में एक यूनिट एरिया के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो एक यूनिट के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, सिग्मा प्रेजेंट होगा। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, क्यू बाई ए को सिग्मा लिख देता हूँ। तो यहाँ से आप सीधा निकालना चाहो तो आप ई की वैल्यू आप लिख सकते हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि सिग्मा तो कांस्टेंट है ना, सिग्मा तो अपन यूनिफॉर्म मानते हैं तो कांस्टेंट मानते हैं, तो सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट आई। इसका मतलब है ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, आर वार पे, किसी पे लेंथ पे, किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये यूनिवर्सल है। तो अगर आप कोई चार्ज शीट लेते हो, तो कोई चार्ज शीट लेते हो तो इसका मतलब है कि आप किसी भी पॉइंट पर निकालो, इसका मतलब है आप किसी भी पॉइंट पे निकालो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सेम ही आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हो ए पॉइंट पर, ए की बी पॉइंट पर, इन दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सेम ही आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। कब केस में, जब ये इन्फिनाइट चार्ज्ड शीट है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। आप बी पे निकालो, ए पे निकालो, और दूर चले जाओ, सब जगह क्या आएगी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके। अब ये क्वेश्चन कराते हैं। एक मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्यूब है ना, साइड लेंथ इसकी ए है, आपको निकालना है फ्लक्स, टोटल फ्लक्स आपको निकालना है। इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो आप सीधा, आपको पता है कि गॉसियन सरफेस तो बना हुआ ही है ऑलरेडी, क्योंकि क्यूब है ना, क्यूब को आप क्या मान लो, एक गॉसियन सरफेस मान लो। तो टोटल फ्लक्स कैसे लिखते हो, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय, क्यू एनक्लोज्ड है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता है टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स तो आपके पास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ईच फेस, हर फेस से क्यूब के आप क्या निकालो, फ्लक्स निकालो। कि एक फेस से, मतलब कितने फेसेस के, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं क्यूब के, हर फेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर टोटल क्यूब है, टोटल से पास कर रहा है क्यूब एप्सिलॉन नॉट, तो सबसे इक्वली पास करेगा। तो इसका मतलब है कि टोटल से कितना, टोटल कितना पास कर रहा है, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक में कितना पास करना चाहिए, 1/6, क्योंकि सब में इक्वली पास कर रहा है। तो एक फेस से कितना पास करेगा, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि आपको टोटल फ्लक्स निकालना है इस क्यूब का जिसका एक साइड ओपन है, मतलब ये जो साइड्स हैं नीचे वाली, ये डब्बे के जैसे मानो आप कार्टून के अंदर अपने जो आपका कार्टून है इसको आपने ऊपर से खोल दिया। ठीक है, आप कौन सी सरफेस बच गई, बस ये वाली, ये वाली, ये वाली, मतलब 5 सरफेस आपके पास बच गई। तो अपन जब अपने पास जब 6 सरफेसेस थी, जब अपने पास 6 सरफेसेस थी, तो कितना अपने टोटल फ्लक्स पास होता था, फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पास होता था। भाई आप सरफेस बना दोगे पूरा गॉसियन सरफेस, तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पास होगा। ये तो गॉस लॉ से अपने को समझ में आ जाता है। ठीक है, अब पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ये जितना फ्लक्स था ये अपन 6 फेस से करवा रहे थे। कितने फेस से करा रहे थे, 6 फेस से, मतलब इतना फ्लक्स 6 फेसेस से निकल रहा था। इस बार इतना फ्लक्स कितने फेसेस से निकलेगा, 5 फेस, क्योंकि एक फेस तो है ही नहीं। इस बार कितने फेसेस हैं, सिर्फ 5। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास 6 फेसेस होते तो कितना फ्लक्स पास होता, टोटल 6 बाय एप्सिलॉन निकलता। तो एक फेस से कितना निकलता, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट निकलता। ठीक है, पर अब मेरे पास कितने फेसेस हैं, तो एक फेस से क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है। तो अभी तो मेरे पास कितने हैं, 5 फेस हैं। तो 5 फेस से कितना निकलेगा, 5 फेस से निकलेगा 5 इंटू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका होगा नेट फ्लक्स, ये आपका होगा नेट फ्लक्स, क्योंकि बस 5 ही फेस तो हैं अपने पास। पिछली बार तो 6 फेस है, मतलब अगर यहाँ पर कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पर अगर कोई सरफेस नहीं है तो कट कौन करेगा, उसको कट कोई नहीं करेगा। तो अपने फ्लक्स किससे निकालना, बस इससे 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 इससे, बस 5 फेस से निकालना है। तो 5 फेस से आपने निकाल लिया 5 क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर भी एक फेस से कितना पास करेगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट ही पास करेगा, पर 5 फेस से 5 इंटू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। पिछले वाले क्वेश्चन में 6 फेस होते थे तो आप क्या करते, 6 फेस का 6 क्यू अपॉन 6 बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा वापस, पर 5 फेस से 5 क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपको इस बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, इस बार आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, जो कि एक्स एक्सिस से वेरी कर रही है। मतलब अगर आपका एक्स हो, यहाँ पर 0 है, ये यहाँ पर एक्स कितना है, ए है, तो इस पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पहली बात तो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि आई कैप गिवन है ना, ये आई कैप है, तो इस डायरेक्शन में होगी। और कितनी वैल्यू होगी, ई इंटू एक्स। यहाँ पर इस पॉइंट पर ए कितना है, इस पॉइंट पर एक्स कितना है, ए है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अल्फा इंटू ए। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी किस पॉइंट पर, इस फेस पे, इस पूरे फेस पर। ठीक है, और इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ, किस पॉइंट पर,
इस पॉइंट पे बात करूँ तो जैसे बढ़ रही है ना ये, क्योंकि एक्स जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे ई की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ से इस पर कितनी होगी, ई इक्वल्स टू एल्फा इंटू कितना है ये टोटल, यहाँ से गिनेंगे ना ए और ये ए, तो 2a 2a। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पर 2 अल्फा a। अब आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आई कैप डायरेक्शन में लग रही है, इसका मतलब है यहाँ पर तो लगेगी नहीं, किस डायरेक्शन में, दो ही फेसेस से सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि इसको तो कट करेगा, बाकी सरफेस को कट करेगी नहीं, सबसे पैरेलल निकल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि आई कैप डायरेक्शन में। तो अब आपको निकालना है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि यहाँ से कितना फ्लक्स पास कर रहा है इस वाले पॉइंट से, मान लो ये सरफेस मैंने ए बोला है और ये सरफेस को मैंने बी बोला है, तो अगर मैं ए की बात करूँ, तो अगर मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, किस पॉइंट की, ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ए फेज जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अल्फा इंटू ए है, अल्फा इंटू ए है। ठीक है, और एरिया कितना है, एरिया एरिया आपके पास, अगर साइड लेंथ आप मान लो ए है, साइड लेंथ कितनी है इसकी, ए है ना, ये साइड लेंथ आपको गिवन है ए, तो एरिया कितना हुआ ए स्क्वायर, तो आपके पास फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई इंटू ए एल्फा ए क्यूब। ये आपके पास कितना आया, फ्लक्स एट ए सरफेस, और माइनस में आएगा क्योंकि ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है फ्लक्स। ठीक, अगर आप बी पॉइंट पे निकालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अल्फा इंटू 2 अल्फा ए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2 अल्फा ए, और उसका एरिया तो कितना है अभी भी ए स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से आप फाई एट बी निकालोगे कितना आएगा 2 अल्फा ए क्यूब, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि ये आउटवर्ड निकल रहा है, यहाँ से आउटवर्ड निकल रहा है। अब आपको नेट फ्लक्स निकालना हो तो आप नेट फ्लक्स निकाल सकते हो, फाई नेट इज इक्वल्स टू फाई एट ए प्लस फाई ऑफ बी। फाई एट ए क्या था, माइनस ऑफ अल्फा ए क्यूब प्लस 2 ऑफ अल्फा ए क्यूब, तो आपके पास आंसर आ गया है अल्फा ए क्यूब। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स कहाँ कहाँ से पास कर रहा है और वहाँ से इक्वेशन लगा के आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है।